नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या जनतंत्र के जरिए कोई डिक्टेटर बन सकता है? और आप कहेंगे कि इसका तो बड़ा सीधा सा उदाहरण है हिटलर का, मुसोलिनी का। ये लोग चुनाव के जरिए ही जीत कर आए और बाद में डिक्टेटर बन गए। ये डिक्टेटर हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अधिनायकवादी हैं, इसमें किसी को कोई संदेह दूर दूर तक नहीं है। इन्होंने डिक्टेटर बनने से पहले जनतांत्रिक व्यवस्था का इस्तेमाल किया, ये भी बड़ा स्पष्ट है। लेकिन क्या आप कोई एक उदाहरण बता सकते हैं कि कोई ऐसा नेता, कोई ऐसी पार्टी हो, कोई ऐसी विचारधारा हो, कोई ऐसा संगठन हो जिसका नेता या जिसका नेतृत्व करने वाले डिक्टेटर भी बने रहें और डेमोक्रेटिक भी बने रहें? दुनिया में आपको ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन अपने देश में है, और वो है एक परिवार। ये परिवार एक साथ डिक्टेटर और डेमोक्रेट दोनों की भूमिका में रहता है, और इसके कुछ मौलिक सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये अपना तंत्र या अपनी विचारधारा को चलाता है। और उस विचारधारा के 7 सूत्र हैं। पहला है ये धारणा कि जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी एक बाधा है जिसे दूर किया जाना चाहिए, या कम से कम जितना सीमित हो सके सीमित किया जाना चाहिए, क्योंकि ख़त्म कर देंगे तो फिर आप डिक्टेटर वाला चेहरा आपका सामने आ जाएगा। दूसरा है मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये विदेशी अवधारणा है, विदेशी सोच है। इसका भारत से कोई, भारत की संस्कृति से, सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रहने के लिए अधिनायकवाद जरूरी है, यानी जितना कम से कम हो सके जनतंत्र होना चाहिए। और जनतंत्र अगर है तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में, नियंत्रण में हो। और चौथा कि अधिनायकवाद जो है वो संसदीय व्यवस्था से निकलना चाहिए, तभी आप डेमोक्रेटिक बने रह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं डेमोक्रेसी के जरिए कर रहे हैं, हम संसदीय व्यवस्था के जरिए कर रहे हैं, संसद से प्रस्ताव पास करके, कानून बना के, नियम बनाकर कर रहे हैं। और कोशिश होनी चाहिए कि देश वन मैन रूल की ओर बढ़े। एक व्यक्ति का शासन हो, एक व्यक्ति की चले, एक व्यक्ति जो कहे उसी को सच माना जाए। और छठा, आम जनता को मौलिक अधिकारों से वंचित रखो। और सातवां, देश कभी आत्मनिर्भर न बनने पाए, वो इस परिवार पर और इस परिवार की सत्ता पर निर्भर बना रहे। उसकी निर्भरता बनी रहेगी तो सत्ता बनी रहेगी। निर्भरता खत्म हुई, आत्मनिर्भर हुआ तो इस परिवार की सत्ता खत्म हुई, जो आप देख रहे हैं आजकल। अब आप कहेंगे कि शुरू कब से हुआ और किस आधार पर ये कह रहे हैं? ये शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू से। उनसे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वही पहले प्रधानमंत्री हुए देश के। उनको बहुत बड़ा कांग्रेसी इतिहासकारों ने और कांग्रेसी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने नेहरू की लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई एक डेमोक्रेट की, कि उनसे बड़ा डेमोक्रेट तो इस देश में हुआ ही नहीं, जो कि उनके स्वभाव के ठीक विपरीत है। इसके प्रमाण आज़ादी के बाद के सारे कार्यकलाप में बिखरे पड़े हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना और भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना। अब आप देखिए, जो संविधान सभा बनी, जिसने संविधान बनाया, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। बड़ी भूमिका थी उनकी, प्रभावी थे उस समय, प्रधानमंत्री भी थे उस समय, 46 में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। और कई कमेटियों की अध्यक्षता भी की उन्होंने। और बात अध्यक्ष या पद की नहीं है, बात प्रभाव की है। पूरी संविधान सभा पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और देश का दुर्भाग्य था सरदार पटेल उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए जीवित रहे नहीं। तो 12 मई 1951, 12 मई 1951 को जवाहरलाल नेहरू की सरकार संसद में पहला संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। अब आप जोड़ लीजिए, 26 जनवरी 1950 जब हमने संविधान अपनाया, और 12 मई 1951, कितने दिन का अंतर हुआ? कुछ महीनों का। पहला संविधान संशोधन आया, वो व्यक्ति लाया, वो पार्टी लाई जो संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे ज़्यादा प्रभावी थी।
सवाल यह है कि संविधान संशोधन आया क्यों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने या उसको कुचलने के लिए। 2 पत्रिकाओं पर 1950 में प्रतिबंध लगाया गया। एक रोमेश थापर की पत्रिका थी जो लेफ्ट लीनिंग की थी, जिसका नाम था क्रॉसरोड्स, और दूसरा संघ का मुखपत्र जिसको कहा जाता ऑर्गेनाइजर। कहा यह गया कि ये लोग सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को अपराध की ओर उकसा रहे हैं और पड़ोसी देशों से संबंध खराब कर रहे हैं, जो बाद में संशोधन में जोड़ा गया। पहले केवल जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश का जो अधिकार था सरकार को, वो था राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मामलों में। नेहरू के साथियों का कहना है, और ऐसे लोग जो संविधान सभा में उनके साथ थे, कि नेहरू को संविधान बनने के बाद ही आम नागरिकों को संवैधानिक स्वतंत्रता देने पर अफसोस होने लगा था। संविधान ने कार्य विभाजन के लिए जो राज्य के 3 अंग थे, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनके अधिकारों का विभाजन किया। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और विधायिका में सांसद आदि। इन तीनों के अधिकारों में विभाजन किया गया। तीनों के अलग अलग अधिकार, इनको स्वायत्त अधिकार दिए गए, कोई किसी का मालिक नहीं था। नेहरू का विरोध यहीं से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां बनाती है कार्यपालिका, उसको लागू करने की जवाबदेही उसकी होती है, इसलिए ये तीनों बराबर नहीं हो सकते। न्यायपालिका और विधायिका पर कार्यपालिका का प्रभुत्व होना चाहिए, यानी कार्यपालिका का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। तो उसका प्रभुत्व न्यायपालिका और विधायिका दोनों पर होना चाहिए। यानी इसके बाद आपको डिक्टेटरशिप की प्रवृत्ति के बारे में और क्या शंका रह जाती है? जब ये बिल पेश किया गया लोकसभा में, विपक्ष के लोग आजकल बहुत हल्ला मचाते हैं कि बहुत समय नहीं दिया गया, बिल पेश किया गया, जल्दी में पेश किया गया, पूरा पढ़ने का समय नहीं मिला। इस बिल को पेश करने की सूचना भी नहीं दी थी सरकार ने। वो सरकार जिसका नेतृत्व देश के सबसे डेमोक्रेटिक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और उन्होंने इस पर भाषण देते हुए कहा कि मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों अवधारणाएं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई। इनका भारत की सभ्यता संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले यह संविधान संशोधन हो गया, यह विधेयक पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जनतंत्र का मूल है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सरकार लगा सकती है, लेकिन आलोचना निंदा के लिए नहीं। नेहरू ने क्या किया इस संशोधन के जरिए? तो नेहरू को आलोचना करने वाले और निंदा करने वालों पर लगाम लगाने और उन्हें दंडित करने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार मिल गया, ये इस पहले संविधान संशोधन विधेयक के जरिए। तो नागरिकों के अधिकारों के तिरस्कार का रास्ता खुल गया। ये किसने खोला रास्ता? जवाहरलाल नेहरू। फिर कह रहा हूँ, जो देश के आज भी अगर ये जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का और लेफ्ट का उसकी माने, तो आज भी वो मानते हैं कि नेहरू से बड़ा डेमोक्रेट इस देश में हुआ ही नहीं। और बात केवल नेहरू तक की नहीं है, वहाँ तक होता तो माना जाता कि उनका एक स्वभाव था। वो किस तरह से काम करते थे, किस तरह से सोचते थे, हालांकि थोड़ा सा विषयांतर होगा लेकिन बहुत छोटी सी बात है। उनके मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे मथाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आरोप क्या लगाया? कहा नेहरू अधिनायकवादी ढंग से काम करते हैं, उनके साथ काम करना मुश्किल है। तो उस पर जवाहरलाल नेहरू की प्रतिक्रिया क्या आई? वो उस समय आईएनएस दिल्ली पर छुट्टी मना रहे थे, देश की नेवी के युद्धपोत पर छुट्टी मना रहे थे, देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा समुद्र की शांत लहरों में मेरी छुट्टी में मुझे अशांत करने की कोशिश हुई। ये थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उनकी बेटी, जाहिर है कि उनकी बेटी को ट्रेनिंग तो उन्हीं से मिली थी। तो 1975 में इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा गांधी ने। संविधान के 42वें संशोधन के जरिए लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया।
कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, यहां तक कि जीने का भी अधिकार छीन लिया। अगर पुलिस आपको किसी वजह से गोली मार दे तो आप मुकदमा नहीं कर सकते थे। इमरजेंसी में ये कानून था। सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस ने इस कानून को गलत माना उनको सज़ा मिली, सुपरसीड किया गया, इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। तो इंदिरा गांधी इस तरह की कोशिश अपने पूरे कार्यकाल में लगातार करती रही। नेहरू वन मैन रूल की तरफ देश को बढ़ा रहे थे। उस प्रक्रिया को बीच में थोड़ा सा उसमें व्यवधान आया जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी बनी तो फिर से वो प्रक्रिया शुरू हो गई। इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, ये नारा था कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं, किसी सामान्य कार्यकर्ता का नहीं। तो इस देश की आम जनता को ये समझ में आने लगा। 77 में इंदिरा गांधी हार गई, उनकी पार्टी हार गई, सत्ता से बाहर चली गई। लेकिन उससे कांग्रेस ने कोई सबक सीखा हो या अपना रास्ता बदलने की कोशिश की हो इस परिवार ने? ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी की सहानुभूति की लहर पर सवार होकर आए राजीव गांधी। अब उन्होंने क्या क्या किया? सिर्फ 5 साल प्रधानमंत्री रहे, 414 सीटें जीतकर आए थे। बाद में पंजाब का, उस समय पंजाब का इलेक्शन नहीं हुआ था और सीटें जीते 426 के करीब, अगर ठीक संख्या याद है मुझे। 426 सीटें लोकसभा में थी 543 में से। 545 थी उस समय, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नॉमिनेट होते थे, लेकिन चुने हुए सदस्य 543, 543 ही होते थे। उसमें इतना प्रचंड बहुमत न उससे पहले किसी को मिला न उसके बाद किसी को मिला। और याद रखिए 1967 में कांग्रेस जब कमज़ोर हुई तो दल बदल का सिलसिला बहुत तेज चला। 1967 से 1971 4 सालों में विधानसभा और लोकसभा में 4000 प्रतिनिधि चुने गए। इनमें से 50% ने, आधे से ज़्यादा ने दल बदल किया। किसी ने नहीं कहा कि दल बदल पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने इतने प्रचंड बहुमत के साथ, जहां पूरे विपक्ष का सफाया हो गया। पहला काम क्या किया उन्होंने? वो दल बदल विरोधी कानून लाए। संविधान का 52वां 52nd अमेंडमेंट आया, जिसके जरिए दल बदल पर रोक लगाई गई। इस संशोधन से पहले भारत के संविधान में पार्टी शब्द नहीं था, इस संशोधन के बाद आया। और इसका नतीजा क्या हुआ? पार्टी का अधिनायकवाद। और पार्टी का अधिनायकवाद कांग्रेस के संदर्भ में कहें तो परिवार का अधिनायकवाद, यानी सांसद को ये छूट, ये स्वतंत्रता, ये उसका अधिकार छीन लिया गया कि वो किसी विषय पर जिस तरह से चाहे अपनी प्रतिक्रिया दे, अपना वोट दे। पार्टी जो कहेगी वो उसके अनुसार करना होगा। 1978 में भी दल बदल विधेयक पर चर्चा हुई थी। मधुलिमय ने उस समय कहा था दल बदल विधेयक कानून बनाना ये एक तरह से सांसदों, विधायकों को पार्टी का गुलाम बनाने जैसा होगा। लेकिन ये कानून बना जबकि उस समय कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसा खतरा नहीं था सरकार को, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस के कुछ सांसदों को तोड़कर वैकल्पिक सरकार बना सके। जब सचमुच खतरा था, जब लगातार एक के बाद एक राज्यों में कांग्रेस की सरकारें गिर रही थी, समवित सरकारें यानी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बन रही थी, तब भी ये दल बदल विरोधी कानून नहीं आया। लेकिन जब कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला तब ये कानून आया, क्योंकि राजीव गांधी के दिमाग में, उनके डीएनए में वही बात थी कि पार्टी और सरकार पर परिवार का कब्जा होना चाहिए। पार्टी और सरकार को परिवार का जो मुखिया है, जिसके पास सत्ता है, उसके अनुसार चलना चाहिए। मतभेद की, आलोचना की, निंदा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब ये अलग बात है कि ये स्थिति सभी दलों को सूट कर रही थी, तो इसलिए किसी ने इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। बदलाव किया तो अटल जी की सरकार ने। इसके प्रभाव को, यानी दल बदल को कम करने की कोशिश की गई। पहले जो कानून बना था उसमें 1/3 अगर सदस्य पार्टी से अलग हो जाएं तो वो अलग पार्टी बना सकते थे। फिर संशोधन जो किया गया अटल जी के समय
कि 2/3 सदस्य जो है पार्टी से अलग हो सकते, लेकिन अलग पार्टी नहीं बना सकते। उनको किसी न किसी दल में अपने सांसदों विधायकों का विलय कराना पड़ेगा। तो राजीव गांधी ने केवल इतना ही नहीं किया, राजीव गांधी एक बिहार प्रेस बिल लेकर आए। आपको याद होगा, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने के लिए इंदिरा गांधी पहले कर चुकी थी, शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की। पहला जो संविधान संशोधन विधेयक लाए वो प्रेस की आज़ादी को कुचलने के लिए। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप लगा दी। राजीव गांधी आए, इस परिवार के तीसरे सदस्य जब प्रधानमंत्री बने, तो वो बिहार प्रेस बिल लेकर आए कि उसमें किसी भी मामले में डिफेमेशन हो सकता है और उस मीडिया हाउस या पत्रकार के खिलाफ एक्शन हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, वो एक और कानून लेकर आ रहे थे, पोस्टल बिल, कि सरकार को ये अधिकार होगा। उस समय तो ये सोशल मीडिया और इंटरनेट, मोबाइल, ये सब चीज़ें तो थी नहीं, डाक व्यवस्था ही थी, कि सरकार को अधिकार होगा कि आपके निजी पत्र भी वो पढ़ सकती है। लेकिन उसी बीच में राजीव गांधी और उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह में खटपट हो गई। संसद से पास होकर ये बिल पहुंचा ज्ञानी जैल सिंह के पास और उन्होंने कभी मंजूरी नहीं दी, उसको रखे रहे। ये कोशिश की राजीव गांधी ने। कल्पना कीजिए कि अगर 1989 में फिर से राजीव गांधी जीत जाते तो क्या करते। फिर उसके बाद परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन सोनिया गांधी इनमें सबसे शातिर राजनेता निकली। उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल डेवलप किया कि पद मत लो, पद के सारे अधिकार ले लो। इसी हाइब्रिड मॉडल से नेशनल एडवाइजरी कमेटी निकली, जो कानून का ड्राफ्ट तैयार करती थी, उसको 10 का 10 मंत्रिमंडल पास करता था मनमोहन सिंह का। कठपुतली प्रधानमंत्री थे, जो कहा जाता था वही करते थे, दरबान की तरह पीछे खड़े रहते थे महारानी के। तो 10 साल तक सोनिया गांधी ने मीडिया पर किस तरह से कंट्रोल किया, ये कहानी अपने आप में अभूतपूर्व है। कभी कांग्रेस के लोग, जो अंदरूनी लोग हैं, जिनको ये सब कहानियां मालूम है, कभी बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मीडिया पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये रास्ता दिखाया सोनिया गांधी ने, जिसे अपनाया किसने? अरविंद केजरीवाल ने। वो कांग्रेस से थोड़ा आगे चले गए। तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पद की जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुक्ति पा ली और पद के सारे अधिकार ले लिए। तो सोनिया गांधी डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बन गई और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था धर्मांतरण का अभियान। नेहरू के बाद सबसे ज़्यादा तेज अगर चला तो सोनिया गांधी के समय में। और फिर याद दिलाऊं, 3-4 बार याद दिला चुका हूं कि सोनिया गांधी के इस राज के दौरान ही कांची कामकोटी के शंकराचार्य, उनकी गिरफ्तारी हुई दीपावली के दिन झूठे मामले में। क्यों? क्योंकि वो धर्मांतरण रोकने का अभियान चला रहे थे। उसी दौरान इतने सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आई और उनके एनजीओ आए जो धर्म परिवर्तन का काम करते थे। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी धर्म परिवर्तन कराना। अब आ जाते हैं ताज़ा मामले पर। महिलाओं को अधिकार न मिले, ये उसी सोच का परिणाम है कि आम लोगों को उनका अधिकार न मिलने पाए, मौलिक अधिकार न मिलने पाए। आम लोगों को अधिकारों से वंचित रखो, उनको निर्भर रखो, आत्मनिर्भर न बनने दो। महिला आरक्षण बिल जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, राज्यसभा से पारित हुआ, बीजेपी ने समर्थन किया, लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत था, पास करा सकती थी, पास नहीं कराए क्योंकि पास कराने की नीयत नहीं थी, केवल नैरेटिव बनाना चाहते थे। फिर आप कह सकते हैं कि 2023 में तो समर्थन किया, सर्वसम्मति से पास हुआ, इसलिए कि 2023 में उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है, 2/3 बहुमत है, वो चाहे भी तो रोक नहीं सकते। तो रोक कर वो महिला विरोधी नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए 23 में समर्थन किया और 26 में 17 तारीख को महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक को गिरा दिया। 23 में उन्हें यह भी लगा था कि भाई ये 2034 से पहले तो लागू होने वाला नहीं है, तो उस समय देखेंगे क्या करना है।
जब सरकार ने ये कोशिश की, मोदी सरकार ने, कि इसको 2029 से ही लागू कर दे, तो कांग्रेस को और नेहरू परिवार को लगा कि ये तो खतरा है हमारे लिए, इसका विरोध करना है। तो वो जो आवरण समर्थन का था, जो नाटक कर रखा था, वो सब खत्म हो गया। खुलकर विरोध में आ गए और उस विधेयक को पास नहीं होने दिया। तो कांग्रेस पार्टी, बल्कि पार्टी नहीं कहना चाहिए, एक परिवार, ये जो नेहरू गांधी परिवार है, इसकी सोच में, इसके डीएनए में है आम लोगों के अधिकारों का विरोध करना, उनको हमेशा वंचित रखना, उनके अधिकारों का हनन करना। 33% आरक्षण हो जाएगा महिलाओं का, तो उस 33% सीटों पर तो महिलाओं को आपको टिकट देना ही पड़ेगा। फिर परिवार के अधिकार में तो ये नहीं रह जाएगा कि दे कि नहीं दे, और 33% में सब अपने ही हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आम लोगों को अधिकार मिलने लगेगा, तो उसको रोकना ज़रूरी था। कांग्रेस की जब तक चलेगी, कभी महिला आरक्षण का कानून नहीं बनने देगी, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने देगी। अब ये बात साबित करने के लिए सरकार ये संशोधन विधेयक लेकर आई या नहीं, इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन नतीजा यही हुआ कि इससे कांग्रेस एक्सपोज हो गई, ये परिवार एक्सपोज हो गया, पूरा परिवार खिलाफ खड़ा हो गया। सोनिया गांधी लेख लिखने लगी, राहुल गांधी संसद में कहानी सुनाने लगे, प्रियंका वाड्रा इसके विरोध में खड़ी हो गई, और बहाना कि इसी 543 में कीजिए तो हम तैयार हैं। अब आप देखिए कि 2011 के सेंसस के आधार पर परिसीमन हो, उसके लिए तैयार नहीं है, कि 15 साल पुराना आंकड़ा है। लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन बनी हुई संख्या जो सीटों की है, उसके लिए तैयार है। तो ये सिर्फ बहाने हैं महिला आरक्षण को रोकने का। और अब नैरेटिव धीरे धीरे कांग्रेस के हाथ से बहुत तेजी से फिसल रहा है। इस मुद्दे पर अब उसके पास बचाव का कोई तर्क, कोई तथ्य रह नहीं गया है। लेकिन अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। उसका एक ट्रेलर दिखेगा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव नतीजों में, और उसके बाद फिर जो है ये अब लड़ाई जो है राजनीतिक क्षेत्र में नैरेटिव की लड़ाई होने जा रही है। किसका नैरेटिव जीतेगा, सच का या झूठ का, महिला आरक्षण रोकने वालों का या महिला आरक्षण देने की नीयत रखने वालों का। तो ये लड़ाई आने वाले दिनों में और इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखते रहिए। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।